Hello everyone, I hope you all are absolutely fine there. Welcome to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English Dost here, and today I welcome you in today's class. So in today's class we are going to learn about chapter number 6 of Footprints Without Feet book of class 10. So इस चैप्टर का टाइटल है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ साइंटिस्ट, अ renowned scientist. But before beginning, I would tell you two things to do. One, if you are new to our channel, you must subscribe to it and also press the bell icon so that you get the notifications of all the updated videos on your mobile screen. So that आप कोई भी लर्निंग प्रोसेस का कोई भी पार्ट मिस ना करें, बिकॉज वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली फॉर योर लर्निंग. सेकेंड, आप अपनी नोटबुक और बुक और पेंसिल के साथ ज़रूर बैठें, सो दैट वट एवर वी टीच यू हियर यू मस्ट नोट दैट डाउन. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द टाइम ऑफ रिविजन. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. अबाउट द चैप्टर, this story is the story of a scientist named Richard E. Bright. Through this chapter, we learn about the journey of Richard towards becoming a scientist. तो मेन एक साइंटिस्ट हैं जो साइंटिस्ट तो बन गए बाद में, पर बचपन से ऐसे कौन से इवेंट्स रहे, मेजर इवेंट्स उनकी लाइफ के, जिस वजह से जो है वो साइंटिस्ट बन पाए. इस चैप्टर में हम वो शॉर्ट में एक तरीके से उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे. He has contributed significantly to biochemistry and molecular biology. His experiments have been a milestone in the world of science. और बेसिकली उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो सब बटरफ्लाइज के ऊपर होते थे. उन्होंने मेजर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बटरफ्लाइज के ऊपर. इनकी लाइफ जो थी उनकी लाइफ में एक बैक सपोर्ट, जो मेजर बैक सपोर्ट रहा है वो उनकी मदर का रहा है. सो मदर इज ऑलवेज नर्चरिंग, ठीक है. और यहाँ पे भी मदर का सिग्निफिकेंट रोल रहा है कि आज के टाइम में ये मशहूर साइंटिस्ट माने जाते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इन्होंने ह्यूमन बॉडी में भी बहुत हेल्प आउट किया है, ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने में, और यहाँ तक कि अपने एक्सपेरिमेंट से वो बायोलॉजी के वर्ल्ड में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज और एक डिस्कवरी कर पाए हैं. सो लेट अस सी इन थ्रू द डिटेल समरी. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर बिगिंस वेयर कंट्रीब्यूशन जो रिचर्ड ई ब्राइट ने दिया है साइंस के वर्ल्ड में, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है बाय हिज वर्क इन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो ये जो इंटरेस्ट था उनकी साइंस की तरफ, ठीक है, उनका जो ये साइंस की तरफ इंटरेस्ट था वो बचपन से ही, उनके बॉयहुड डेज से था, चाइल्डहुड डेज से ही था. और जब वो 22 इयर्स के हुए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की. किसके ऊपर? कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं. इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने कंप्लीट थ्योरी दी, और वो कंप्लीट जो थ्योरी थी वो उन्होंने अपने क्लासमेट्स के साथ, रूममेट्स के साथ कंडक्ट की थी. और वो प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुई थी. एक मैगजीन है जिसमें उनका ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और आज तक का द ओनली आर्टिकल है ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स ने किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर परफॉर्म किया और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में वो पब्लिश हुआ हो. और कोई वो छोटा मोटा नहीं था. वो जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था? थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, मीन्स उनकी फंक्शनिंग के ऊपर उन्होंने पूरी रिसर्च करके एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया था. एक वो न्यूज़ लेटर था, ठीक है, वो पूरा आर्टिकल उसमें पब्लिश हुआ था. अब हम बात करें चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ हमारे पास है उनकी चाइल्डहुड लाइफ के बारे में. चाइल्डहुड लाइफ की बात करें तो रिचर्ड का जो बचपन रहा है वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा रहा है, क्योंकि अभी बताते हैं क्यों. रिचर्ड अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे इन पेंसिल्वेनिया.
पेंसिल्वेनिया नाम की जगह में, वो रीडिंग्स नाम की जगह है उसमें, वहाँ रहते थे, ठीक है। और जो रिचर्ड के फादर हैं उनकी डेथ जो थी उनकी रिचर्ड की छोटी एज में ही हो गई थी। तो उनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो मदर का रोल सबसे ज़्यादा रहा है, मदर का कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है। ज़्यादा बच्चों के साथ उन्हें घुलना मिलना तो खास उन्हें पसंद नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद ही अकेले रहते थे। ही हैड नो प्लेमेट्स इवन, उनके पास कोई प्लेमेट्स नहीं होते थे, और वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम किस में लगे रहते थे, किसी ना किसी अपनी हॉबी को एक्सप्लोर करने में, किसी ना किसी एक्टिविटी में वो एंगेज रहते थे, ठीक है। और जो वो एंगेज रहते थे, जिस भी एक्टिविटीज़ में रहते थे, उसी के थ्रू उन्हें उनकी हॉबीज़ मिल गई थी, ठीक है। और इन्हीं हॉबीज़ के अंदर बहुत सारी कलेक्टिंग की हैबिट्स भी उनको थी, ठीक है, चीज़ें कलेक्ट करने की और ये सब। और उसके बाद जो उनकी लाइफ में मदर के कांस्टेंट सपोर्ट से, क्योंकि उनका माइंड जो था, चीज़ों की कलेक्टिंग की आदत थी उन्हें, यहाँ तक कि बटरफ्लाइज कलेक्ट करने की आदत थी, ठीक। तो ये चीज़ों का मदर ने देखा कि हाँ द चाइल्ड इज़ हैविंग इंटरेस्ट, तो उनके ये अचीवमेंट की एक सीरीज स्टार्ट होती है वहाँ से, मदर के रियलाइजेशन से, जब वो सेंस कर पाए कि हाँ मेरा बेटा कुछ चीज़ों को कलेक्ट करने में, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उनकी साइंस की फील्ड में अचीवमेंट स्टार्ट हुई, और सबसे पहले वो अचीवमेंट स्टार्ट हुई बटरफ्लाइज से, क्योंकि रिचर्ड को बचपन में बटरफ्लाइज से जानना और उनके साथ खेलना और साथ में उनको कलेक्ट करना वो बहुत पसंद था। बटरफ्लाइज कलेक्ट करने के साथ साथ उन्हें रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स, ये सब कलेक्ट करने का भी बहुत शौक था। यहाँ तक कि उनकी हॉबी सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, ही वॉज एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बचपन में क्या करते थे, स्टार गेजिंग में अपना काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम जो है स्पेंड करते हैं। वो स्टार गेजिंग, तारों को निहारना, देखना, उनके पैटर्न्स को स्टडी करना। तो उनकी लाइफ क्या है, काफ़ी ज़्यादा और बच्चों से देखा जाए तो थोड़ी हटके रही है, जिसमें और बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के साथ आसपास खेलने में लगे रहते हैं, बट यहाँ पे वो जो थे साइंस से ही कनेक्टेड रहे फ्रॉम द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड ओनली। आगे बढ़ते हैं स्टोरी के साथ और पढ़ते हैं मदर का कॉन्ट्रीब्यूशन। मदर्स ऑब्जर्वेशन अबाउट रिचर्ड्स हॉबी। मदर वॉज वेरी मच एंग्रॉस्ड, मतलब वो इस चीज़ में एंगेज थी कि वो रिकॉग्नाइज कर सकें किस चीज़ को, जो एक क्यूरियोसिटी है। शी रिकॉग्नाइज अ क्यूरियोसिटी ऑफ डेवलपिंग हॉबीज इन रिचर्ड, ठीक है। मतलब रिचर्ड किसी ना किसी चीज़ में एंगेज रहते थे और बहुत सारी हॉबीज उन्होंने डेवलप कर ली थी। मदर ने ये चीज़ रिकॉग्नाइज की और उस क्यूरियोसिटी को एंड नहीं होने दिया, बिकॉज हम बचपन के टाइम में ही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं कि ये कैसे क्या है और कोई सी चीज़ कैसे है, ठीक है। तो यही चीज़ उसके मदर ने उसे स्नैप आउट नहीं करने की जगह पे क्या किया, और डेवलप करने की कोशिश की। इसलिए मदर क्या करती थी, जितने भी इक्विपमेंट्स, जितनी भी रिचर्ड की हॉबीज़ थी, उन सबको फर्दर डेवलप करने में हेल्प करते थे। जो जो इक्विपमेंट्स वो उन्हें परचेज करके दिए, ठीक है, जैसे टेलीस्कोप, ठीक है, उसके बाद टेलीस्कोप के बाद माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप खरीद के दिया, कैमरा खरीद के दिया। मतलब जो, क्योंकि रिचर्ड जो थे हमेशा किसी ना किसी चीज़ की रिसर्च में लगे रहते थे और वो चीज़ ख़त्म ना हो, इसके लिए मदर क्या करती थी, जितने भी पॉसिबल मीन्स हो सकते थे उनको सपोर्ट करने के लिए वो करती थी। साथ में देखा जाए तो उनकी मदर की लाइफ में और कोई नहीं था आफ्टर द डेथ ऑफ रिचर्ड्स फादर, ठीक है। तो रिचर्ड ही उनकी मदर के क्या बन चुके थे, एक सपोर्ट, एक लाइफ गिविंग सोर्स बन चुके थे। और मदर भी चाहती थी क्या, कि उनका चाइल्ड एक अगर इतनी पोटेंशियल्स रखता है तो वो भी ग्रो करे। रिचर्ड के लिए उनकी मदर ही उनकी फ्रेंड थी, बिल्कुल, मतलब मदर के साथ ही रहना, मदर भी एंग्रॉस्ड रहती थी, काफ़ी ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, उनकी हॉबीज़ का। जब तक वो स्कूल जाना शुरू होते हैं तब तक वो ही उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, ज़्यादा दुनिया को वो नहीं जानते थे। अब मदर ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, हंगर फॉर लर्निंग, उनके अंदर वो हंगर जो थी वो नेवर एंडिंग थी। एक
ग्रेट हंगर जो थी उनके अंदर लर्निंग की थी, कुछ ना कुछ सीखते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे, और मदर ने भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि वो कुछ ना कुछ सीखते रहे, इसलिए वो एंगेज रखती थी रिचर्ड को इन लर्निंग टास्क, उन चीज़ों में जो उन्हें कुछ ना कुछ सीखने में मदद करे। और वो सारी चीज़ें करती थी, जैसे गेम्स वगैरह भी हैं तो वो लेकर आती थी, गेम्स है, रिसर्च है, बुक्स हैं, ठीक है, रिसर्च के लिए कोई चीज़ होती थी या बुक्स वगैरह हैं, तो ये सब उन चीज़ों से रिलेटेड होती थी जो उनको नया नया सीखने में हेल्प करे, क्योंकि रिचर्ड बहुत ब्राइट माइंडेड थे और मदर नहीं चाहती थी कि ये उनके अंदर का पोटेंशियल ख़त्म हो जाए, इसलिए मदर का बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा उनकी जिस हंगर को क्या है हमेशा लिटअप रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट हुई क्योंकि उनको बटरफ्लाई कलेक्ट करना बहुत पसंद था, तो जब वो सेकेंड ग्रेड में आए, तो जब वो सेकेंड ग्रेड में आते हैं तो मदर क्या तो वो 25 बटरफ्लाइज जो अपने लोकल एरियाज में से मिल सकती थी वो कलेक्ट कर चुके थे। इतना पसंद था उनको, आसपास के ही एरियाज में जो कलेक्ट कर सकते थे डिफरेंट, उन्होंने 25 वैरायटीज़ की बटरफ्लाइज कलेक्ट की। अब उनकी मदर जो है उनके लिए एक बुक लेकर आती हैं, क्योंकि उन्हें बुक्स और लर्निंग पार्ट बहुत पसंद था, तो एक चिल्ड्रंस बुक, ठीक है, एक चिल्ड्रंस बुक उन्होंने खरीदवाई, किसको, रिचर्ड को, और वो चिल्ड्रंस बुक थी किसके बारे में, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और यहाँ पे ये मोनार्क बटरफ्लाई का नेम है, इन बटरफ्लाई की माइग्रेशन पैटर्न्स, क्योंकि ये बटरफ्लाई जो है माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ, ठीक है, तो उसके बारे में ये बुक दी गई थी। जैसे आजकल अगर मैं बताऊं आपको, इतने ऐप्स अवेलेबल हैं कि जितनी भी हमारी डिस्कवरीज हुई हैं आज तक, बचपन से लेकर अब तक, किसी भी पर्सन ने किया अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक जो कंट्रीब्यूशन किया, उसके ऊपर कॉमिक्स बेस्ड है। आई माई सेल्फ हैव रेड देम। सो ऐसे ही चिल्ड्रन बुक्स थी, मे बी एक कॉमिक थी जिसमें मोनार्क एक्स बटरफ्लाई के बारे में बताया गया था और वो किस तरीके से माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ। तो बिल्कुल इसी तरीके से साथ में बाय द एंड ऑफ द बुक जैसे जैसे रिचर्ड ने वो बुक पढ़ी या मदर ने हेल्प किया बुक समझने में, पढ़ने में, तो उसके पीछे क्या था, माइग्रेशन के ऊपर स्टडी चल रही थी, ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर स्टडी चल रही थी। तो एक इनविटेशन ये था कि जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो हेल्प कर सकता है डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरकोहट को, वो आगे आ सकते थे। और साथ ही में ये भी दिया गया था कि जो इस रिसर्च में हेल्प करेंगे डॉक्टर फ्रेडरिक को, क्योंकि रिसर्च वही कंडक्ट कर रहे थे, उनको क्या है, बटरफ्लाइज, मोनार्क बटरफ्लाई जो टैग करनी है बटरफ्लाइज, वो कौन सी थी, मोनार्क बटरफ्लाई टैग करके उनके साथ जाना है, ठीक है, उनको कंट्रीब्यूट करके देना है। तो ये चीज़ों की रिसर्च चल रही थी एंड रिचर्ड डिड नॉट टेक अ स्टेप बैक। वो लग गए इस काम पर, मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में उन्होंने पहले पूरा पढ़ा, फिर उसको ढूंढने भी लगे। आगे बढ़ते हैं स्टोरी के साथ, जहाँ पर इनिशियली जब उन्होंने बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू किया तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि एक एक करके अगर मोनार्क बटरफ्लाई को टैग करूँगा, वैसी वो बहुत कम पाई जाती हैं, और टैग करूँगा तो दिक्कत होगी, एक एक करके मैं कितनी टैग कर लूँगा। टैग मीन्स पकड़ना, ठीक है, नेट के थ्रू वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मुश्किल था। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक फीमेल मोनार्क को लेता हूँ, ठीक है, उन्होंने एक फीमेल मोनार्क को टैग करने का सोचा, और फीमेल मोनार्क को टैग करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनके ही घर के जो बेसमेंट में उन्होंने उनको रेज किया, रेज मीन्स पाला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूरा स्टडी भी किया। क्या स्टडी किया, एक जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की, ठीक है, वो उन्होंने स्टडी की उसको रेज करते टाइम, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था कि फीमेल मोनार्क से उनके एग्स लेंगे, एग से फिर वो प्यूपा, फिर कैटरपिलर, फिर सीधा जो है वो बटरफ्लाई बन जाएगी। सो दैट इज़ हाउ ही विल बी एबल टू रेज ऑल दोज बटरफ्लाइज एंड टैग देम। तो उसके पास कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट लेटर उन्होंने क्या देखा कि जब वो उनको छोड़ दिया गया, उन्होंने खुले में छोड़ दिया, उसके बाद साथ में दिक्कत ये आई कि कुछ तो टैग उनसे हो गई, ठीक है। बट लेटर प्रॉब्लम क्या हुई कि 6 वीक्स का ही रहता है वहाँ पर जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे 6 वीक्स का ही समर टाइम में बटरफ्लाई सीजन रहता है, ठीक है, मतलब बटरफ्लाइज टैग की जा सकती हैं। उसके बाद
बटरफ्लाइज आसानी से नहीं मिलती थी वहाँ, ठीक है। तो इस वजह से उनका बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट भी लूज हुआ, और साथ साथ उनको किस चीज़ में डिफ़िकल्टी थी, डिफ़िकल्टी इन रिकैप्चरिंग, ठीक है, कि ऐसे कितनी सारी मैं बटरफ्लाइज कलेक्ट कर लूँगा, या अगर सारी ही फीमेल हुई, मुझे मेल भी चाहिए हुई, तो ही वॉन्टेड सम जेन्युइन थिंग टू बी डन, ठीक है। तो उसके बाद, क्योंकि देखिए कैटरपिलर बन रही है, तो कैटरपिलर क्या है, एक ओपन एरिया में बनेगी, ऐसा नहीं है कि आप उसे घर में बंद करके एक बक्से में उगा लो। अगर वो कैटरपिलर बन गया, उसके बाद बटरफ्लाई को अपने शेल से, अपने प्यूपा से, ठीक है, पहले एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और फिर वो बटरफ्लाई बनने में जो वो प्रोसेस है पूरा, वो क्या है, एक ओपन एरिया चाहिए, तो वो सारी उड़ गई थी, तो रिकैप्चरिंग में प्रॉब्लम आई। साथ साथ अवेलेबिलिटी जो थी, कम जो हो गई थी, वो सब क्या थी, उनके घर से 75 माइल्स अवे उनको वो बटरफ्लाइज देखने को अधिकतर मिलती थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम था, इसलिए धीरे धीरे उनका बटरफ्लाइज से इंटरेस्ट कम हुआ, ठीक है। पर येस, ही गेव अ सिग्निफिकेंट टाइम इन रेजिंग दोज बटरफ्लाइज। उसके बाद एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा था, ठीक है। उस कंपटीशन में सबको अपने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लेकर आने थे, ठीक है। तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट भी करा, बट हार गए थे। क्यों हार गए थे? क्योंकि ये लेकर गए थे, इन्होंने वहाँ पर दिखाई थी स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, ठीक है, इसलिए जीत नहीं पाई। उन्होंने ये देखा कि जो पर्सन यहाँ इस फेयर में, साइंस फेयर में जो कंट्री वाइड हो रहा है, उसमें जो है उन्होंने नेचुरल और रियल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, ठीक है। उनका क्या था, मे बी इट वॉज कॉपीड और इट वॉज स्लो और प्रोलैंग, किसी ने ऑलरेडी किया हुआ, उसको आगे ले जाकर उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, बट वहाँ पे जो थे, जीतने के लिए ज़रूरत थी रियल एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये चीज़ कोई बात नहीं, हार गए हैं तो कोई बात नहीं, ही डिड नॉट लूज इंटरेस्ट, हार गए, बट वहाँ से उनके अंदर क्या था, एक स्पार्क, जिसे कहते हैं एक एंथुजियाज्म इग्नाइट हो गया था, दैट ही विद एंथुजियाज्म क्या हो गया था, इग्नाइट हो चुका था उनके अंदर, फ्यूल अप हो चुका था। उन्हें ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अब साइंस में और बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने को बाकी हैं, और वो इस चीज़ पर लग भी जाते हैं। उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी अपनी फेवरेट फील्ड पर। फेवरेट फील्ड क्या थी? बेसिकली इंसेक्ट्स पर रिसर्च करना, और इंसेक्ट्स पर रिसर्च तो वो चीज़ थी जो ऑलरेडी वो पहले से कर रहे थे। बटरफ्लाइज के ऊपर भी उन्होंने खुद से रिसर्च की थी, सो ही बिगेन विद दैट। अब यहाँ पर आगे क्या होता है कि डॉक्टर क्यूहोट को वो खुद पर्सनली मेल करते हैं, लेटर्स भेजते हैं अपने आइडिया, सजेशंस, एक्सपेरिमेंट्स के सजेशंस के साथ, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इसी के अंडर रहकर हो रहा था। तो ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू डॉक्टर उर्कोहाट, और उन्होंने अपने वहाँ सजेशंस दिए, आइडियाज शेयर किए कि वो किस किस चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं और क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं। और अमेजिंगली बात ये भी हुई कि डॉक्टर उर्कोहाट ने उनको रिप्लाई भी किया, और उनके जो सजेशंस थे उनको अप्रूव भी किया, सजेशंस भी दिए फर्दर कि कौन सी चीज़ कैसे और बेटर तरीके से हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि डॉक्टर उर्कोहाट की तरफ से जितने भी सजेशंस आए, उन सब एक्सपेरिमेंट्स पर, ठीक है, उन सब सजेशंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने में थ्रू आउट हिज हाई स्कूल लाइफ बिल्कुल बिजी रहे। कौन? थ्रू आउट हिज हाई स्कूल लाइफ बिजी रहे रिचर्ड, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज बिजी इन कंडक्टिंग सम और द अदर एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक कि उन्हें हर डिस्कवरी उनकी जो थी वो भले ही उनको कुछ सिखा रही हो या ना सिखा रही हो, बट इट वॉज ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ अवार्ड्स टू हिम, और वो भी काउंटी कंट्री लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे थे। उसके बाद उसमें ये बताया गया है कि 8th क्लास में, 8th ग्रेड में जब वो थे, तो उन्हें एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक टॉपिक उन्होंने चुना, और वो ये था कि उन्हें ये ढूंढना था कि जो कैटरपिलर मोनार्क्स हैं, वो कैटरपिलर वाली स्टेज पे ऐसा कौन सा वायरल डिजीज उनको होता है जिससे ये कैटरपिलर मोनार्क्स क्या है, मर जाती हैं, ये मर जाती हैं, ठीक है। तो उन्हें लगा ये सब चीज़ें होती हैं बीटल्स की वजह से, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया मोनार्क्स और बीटल्स के साथ, ठीक है, दोनों के साथ में रेजिंग कराई, और उन्होंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया,
और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद उन्हें कुछ खास रियल रिजल्ट्स या एक कॉन्क्रीट रिजल्ट या कंक्लूजन पे वो नहीं पहुंच पाए, बट येस दिस वाज अ बिग अ न्यू एंड डिफरेंट एंड यूनिक टॉपिक फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से वो इस एक्सपेरिमेंट में अपना अवार्ड जो है सीख कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट की, फिर नेक्स्ट लेटर उन्होंने स्टार्ट की एक्सपेरिमेंट किसके बारे में, टेस्टिंग अबाउट द वाइसरॉय बटरफ्लाइज इमिटेटिंग लाइक मोनार्क्स। वाइसरॉय बटरफ्लाइज क्या है, मोनार्क्स के जैसे क्यों कॉपी करती हैं, ऐसा बताया गया है क्योंकि उनकी अपीयरेंस एक तो थोड़ी एक जैसी है, ठीक है, बट अपीयरेंस एक जैसी है, बट बर्ड्स क्या है, बर्ड्स को तो पता है हमारा चारा क्या होता है, बर्ड्स क्या इंसेक्ट्स वगैरह खाती हैं, बटरफ्लाइज वगैरह ट्रैप करके। तो वाइसरॉय बटरफ्लाइज क्या करती थी, मोनार्क्स के जैसे कॉपी करती थी, और बर्ड्स को क्या खाना पसंद था, वाइसरॉय, क्योंकि मोनार्क्स का टेस्ट थोड़ा अजीब होता था, बर्ड्स को शायद पसंद नहीं था, तो मोनार्क्स को तो नहीं खाती थी, वाइसरॉय बटरफ्लाइज को खाती थी, ठीक है। तो ये बर्ड्स से बचने के लिए क्या करती थी, मोनार्क्स जैसा बिहेव करती थी, ठीक है। तो इन्होंने ये पूरा इसके ऊपर रिसर्च किया कि किस तरीके से ये क्या करती हैं कि मोनार्क जैसा बिहेव करती हैं, उनके जैसा लिव करती हैं, उड़ने की कोशिश करती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलर अपीयरेंस, ताकि ये चकमा दे सकें, ठीक है, किसको, बर्ड्स को, और बर्ड्स क्या करें, इनके जैसा अपने आप को दिखाकर वाइसरॉय बटरफ्लाइज अपने आप को बचा लेना चाहती थी बर्ड्स से। तो इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, और ये इतना यूनिक टॉपिक था, एक अच्छा खासा टॉपिक था, जिसमें उन्हें जूलॉजी डिपार्टमेंट अगर देखा जाए पूरे एक साइंस फेयर का, तो उसमें उन्हें फर्स्ट प्राइज दिया जाता है, और थर्ड प्राइज वो स्टैंड करते हैं इन काउंटी साइंस फेयर। ये भी अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट उनका अवार्ड था, अचीवमेंट था। साथ में लेटर ऑन इन द सेकेंड ईयर ऑफ हिज हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में उन्होंने अब क्या शुरू किया, एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, जिसमें वो ये डिस्कवर कर पाए कि इंसेक्ट्स के अंदर एक अलग तरीके का अननोन हार्मोन होता है, जो कि स्पेशल उनके ऊपर पैची जो कलर्स होते हैं वो दे पाता है, ठीक है। बट इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ते हैं। ये उन्होंने कंडक्ट करना शुरू किया, ये एक्सपेरिमेंट में वो बिजी रहे अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर के टाइम पर। आगे आते हैं चैप्टर की तरफ, और हमें पता चलता है कि अब उनकी डिस्कवरीज, क्योंकि लॉरेंस उनके नेम को ला रही थी, साथ ही में उन्होंने एक न्यू डिस्कवरी की तरफ वो चल चुके थे, और वो थी डिस्कवरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स, ठीक है। ये स्टडी, वो थ्योरी जो थे अपने एक क्लासमेट के साथ कर रहे थे, ठीक है, और इसमें वो ये जानना चाहते थे कि मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर जो 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं वो क्यों हैं, और हैं तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक डिवाइस किया, एक ऐसा यंत्र निकाला, ठीक है, जिससे वो ये पता लगा पाए कि वो 12 गोल्डन स्पॉट्स कैसे हैं, ठीक है, और कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और ये जो स्पॉट्स में से क्या है, एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, व्हाट इज इट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसके ऊपर वो काम कर रहे थे, और उन्हें ये भी पता चला कि ये जो हार्मोन है, ये एक बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए उन्हें काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला, और ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसने उनके लिए डोर्स ओपन कर दिए थे इंटरनेशनल फेयर में, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनकी एंट्री थी, ठीक है। और वहाँ पे भी ये अवार्ड जीत कर आते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने थर्ड अवार्ड जीता जूलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के साथ। इसकी वजह से उन्हें काम करने का भी मौका मिलता है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो उनका बटरफ्लाइज के ऊपर इस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था, इस तरीके से उनकी रिसर्च बढ़ती गई कि कभी भी बटरफ्लाई के अंदर उनका इंटरेस्ट कम नहीं हुआ, इट नेवर अबेटेड, ठीक है। पहले उन्होंने अपने अगर बात करें जूनियर हाई स्कूल की, तो जूनियर हाई स्कूल में उन्होंने मोनार्क प्यूपा के ऊपर काम किया, वो भी उनके जो है फर्स्ट इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको फर्स्ट अचीवमेंट दिलाता है, ठीक है, वो भी जूलॉजी डिपार्टमेंट में
जूनियर हाई स्कूल में। फिर वो आते हैं सीनियर हाई स्कूल की बात अगर हम करें, सीनियर हाई स्कूल में तो उन्हें जूलॉजी में फर्स्ट इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्हें फर्स्ट मिलता है प्राइज, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मोनार्क के विंग से, ठीक है, उन्होंने मोनार्क के विंग से सेल्स बनाए, वो भी एक पूरा कल्चर मतलब एक पूरा कम्युनिटी, लार्ज स्केल पर उन्होंने सेल्स बनाने सीखे, ठीक है, कि विंग से भी कैसे सेल्स बन सकते हैं। और इसकी वजह से ये अपने आप में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला, वो भी यूएस डिपार्टमेंट में, ठीक है। एक तरीके से उनके साथ रिसर्च करने में उनको इनवाइट किया गया, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर रहे वो, और 1 साल बाद वहाँ पर रहते रहते ही आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर के टाइम पीरियड के बाद उन्होंने फिर अपनी वो जो रिसर्च थी जो कि थी हार्मोन थ्योरी में क्या था कि कौन सा ऐसा गोल्डन स्पॉट है या गोल्डन स्पॉट क्यों आता है, किस हार्मोन की वजह से आता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, ये जानने के लिए उन्होंने फिर से वो थ्योरी पर वापस और शुरू कर दी। और उन्हें एक केमिकल स्ट्रक्चर निकाल पाए थे, वो डिवाइस कर पाए थे वो हार्मोन का स्ट्रक्चर भी, कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से गोल्डन स्पॉट्स मोनार्क के विंग्स पर या मोनार्क की बॉडी पर आते हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज की, ठीक है। तो ये वाले काफ़ी ऐसे उनकी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, और आगे वो फर्दर लीड करती है उनकी ये थ्योरी डिस्कवरी ऑफ डीएनए पर। फिर उन्होंने वहाँ ये पता भी लगाया कि डीएनए क्या है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, उन्होंने ही ये टर्म कॉइन किया था ब्लूप्रिंट ऑफ सेल, ठीक है, कि डीएनए के पास पूरा उनका ब्लूप्रिंट होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करता है कि एक सेल कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, वो सब एक डीएनए से पता चल पाती है। और ये उन्होंने इस फर्दर थ्योरी की डिस्कवरी से ही उन्हें ये सब पता चलता है। सो वंस इट हैपेंड, जब उन्होंने एक एक्सरे फोटो निकाला किस चीज़ का, सेल के स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पर उन्होंने ये स्टार्ट उस थ्योरी से उन्होंने ये सीखा कि किस तरीके से एक ब्लूप्रिंट किसी भी सेल का उसके डीएनए से रीड किया जा सकता है, कि एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है सेल का, ये पूरा पता चल जाता है एक डीएनए से। और इसके ऊपर उन्होंने काम किया जेम्स आर वोंग के साथ, जो कि उनके क्लासमेट रूममेट थे, एंड ही हैज़ सिग्निफिकेंटली वर्कड ओवर इट। और उन्हें ये पता चल पाया कि बेसिकली जो ब्लूप्रिंट का काम करता है डीएनए करता है, और इसको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को उन्होंने पिक्चर्स को इतना स्टडी किया कि उन्होंने प्लास्टिक मॉडल्स बनाए, उनके स्ट्रक्चर को थरली स्टडी किया, ठीक है, स्ट्रक्चर स्टडी थरली, और फाइनली वो ये अचीवमेंट भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था उनके लिए। और कोई शक की बात नहीं थी कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप ऑनर्स के साथ, हाईएस्ट ऑनर्स के साथ जो है कॉलेज से आते हैं, बिकॉज ऑफ हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस। इतने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वो देते जा रहे थे साइंस को अपने, ठीक है। और वहीं पर वो एक रिसर्चर, ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर भी बने एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, ठीक है। अब वहीं पर रहकर उन्होंने ये सोचा कि मैं दोबारा से इसी थ्योरी के ऊपर रिसर्च पर भी दोबारा से एक बारी उसकी एक्यूरेसी पर, उसकी फुल ऑथेंटिसिटी पर वर्क करना चाहते थे वो उस सेल थ्योरी की, सो दैट अगर उन्हें ये पता चल जाता कि वो बिल्कुल सही है, वो प्रूफ भी हो जाती है, तो लाइफ प्रोसेसेस के फील्ड में एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता था, एक बहुत बड़ा स्टेप कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो। तो ही वर्कड ऑन इट, और वो ये भी देखना चाहते थे कि सेल्स में ऐसा क्या होता है जो बहुत डेडली डिसीजेज हैं जैसे कैंसर वगैरह, तो ये भी कैसे प्रिवेंट की जा सकती हैं। सो ही केप्ट ऑन रिसर्चिंग टू प्रूव इट ऑथेंटिक, इसको प्रूव करने में वो लगे रहे। आगे भी बहुत सारे इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है चैप्टर में कि रिचर्ड ई ब्राइट के इन साइंस के साथ साथ ऐसा नहीं था कि वो हमेशा साइंस में लगे रहते थे, बहुत सारे इंटरेस्ट थे जिसमें वो डेडिकेटेडली बिल्कुल वर्क भी करते थे।
So here we discuss about the other interest of Richard, जहाँ पे ये बताया गया कि वो एक बहुत अच्छे डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, कैनविस्ट भी थे और ऑलराउंड अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर थे आउटडोर एक्टिविटीज़ में। उन्हें बचपन में कलेक्शंस का भी शौक था, वो भी उनकी इन हॉबीज़ में से एक है और साथ ही साथ वो साइंस एग्जिबिस्ट भी थे और नेचर के एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी रहे हैं रिचर्ड अपनी लाइफ में। और यहाँ पे आते हैं वर्ड्स ऑफ अप्रेजल्स बाय हिज एसएसटी टीचर, ठीक है। और यहाँ पे एसएसटी टीचर ने बताया है कि किस तरीके से हाई ओपिनियन वो रखते हैं किसके बारे में, ये है रिचर्ड्स एसएसटी टीचर, ठीक है। और वो बताते हैं कि किस तरीके से एक कंपेटिटिवनेस रिचर्ड के अंदर है। वो बात करते हैं ये कंपेटिटिवनेस जो कि नॉट फॉर बैड रीजंस है, नॉट फॉर बैड रीजंस, ओनली फॉर गुड एम। ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनके अंदर जो है वो उन्हें हमेशा जीतने की तरफ क्या करता है, इग्नाइट करता रहता है, पुश करता रहता है। और उनका ह्यूज इन्वॉल्वमेंट अपने इंटरेस्ट में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में काम किया और वो इतने अच्छे से काम किया that he has been able to lead himself to the top winning position and he has become renowned scientist also. उनकी रिसर्चेस बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाली रही हैं। उनकी मदर का रोल, जो एक चिल्ड्रंस बुक थी ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, वो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट रही। फिर डॉक्टर उर्को हार्ट का मिलना और फिर उनके एसएसटी टीचर के अप्रेजल्स और उनका कांस्टेंट सपोर्ट जो रहता था रिचर्ड के साथ, ये सब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने क्या है सपोर्ट किया है रिचर्ड की सक्सेस में। उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक उन्होंने एक रेसिपी सी दी है, एक बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने चैप्टर में बताया वो ऐसा लग रहा है एज इफ इट इज़ अ रेसिपी ऑफ मेकिंग अ साइंटिस्ट, क्योंकि उनके अंदर रिचर्ड के अंदर स्पेशल कैरेक्टर ट्रेट्स थे ही कि वो ट्रेट्स उन्हें साइंटिस्ट बनाने की तरफ ही लीड करते थे। और वो उन्होंने कहा है सबसे पहले ज़रूरी है एक फर्स्ट रेट माइंड, वो उनके पास था, रिचर्ड के पास था वो चीज़। उसके बाद थी क्यूरियोसिटी, ऐड क्यूरियोसिटी, फिर चाहिए थी क्यूरियोसिटी का मिक्स, और फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड और मिक्स कर दिया जाए अगर विल टू विन के साथ। विल टू विन मतलब इच्छा, दृढ़ इच्छा की जीतना ही है, एंड फॉर गुड रीजंस, फॉर द राइट रीजंस। These all contribute towards making Richard a renowned and successful scientist. And this is how the chapter has covered the journey of Richard towards becoming renowned and famous and a large contributor in this field of science and has become a good scientist. So that is the thing here which justifies the title the making of a scientist। और इस तरीके से जो ये टाइटल है ये जस्टिफाई होता है कि कैसे बनाया जाता है एक साइंटिस्ट। सो दिस इज द मंत्रा दैट हिज एसएसटी टीचर गेव हिम and gave the world. So I hope you have understood the chapter. If you really understood, please do give a like to it and do share it with your friends on your WhatsApp wall also, so that जितने अच्छे से आपने सीखा है आपके फ्रेंड्स भी उतने ही अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएँ और सीख पाएँ। आई होप आपने साइड बाय साइड सारे नोट्स भी कॉपी किए होंगे। ऑल दीज नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन द टाइम ऑफ योर रिविजन। So we will meet in the next class with another chapter. Till then, stay tuned, keep watching, keep sharing and keep supporting us. We'll meet in next time saying bye-bye for today.